चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है मुद्रास्फीति भाग 2। देखिए, कल हमने मुद्रास्फीति भाग 1 की कक्षा ली थी जिसमें मुद्रास्फीति से संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं का परिचय लिया था हमने। आज हम ये मुद्रास्फीति का जो विषय है इसे पूर्णतः समाप्त कर लेंगे। तो अन्य जो भी अवधारणाएं हैं मुद्रास्फीति से संबंधित जो हमने कल की कक्षा में छोड़ दी थी उन्हें हम आज करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं विषय सूची पे आपको दोबारा लेके जाता हूं और बताता हूं कि कौन से विषय उप विषय हम कर चुके हैं और कौन से उप विषय हमने आज के लेक्चर में करने हैं। ठीक है, तो यह विषय सूची मैंने आपको कल भी दिखाई थी। कल सबसे पहले तो हमने क्या करा था, मुद्रास्फीति की अवधारणा कि मुद्रास्फीति है क्या, उसका असल मायनों में मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, फिर हमने करे थे मुद्रास्फीति के कारण, याद है, मांग जनित कारण और लागत जनित कारण दोनों ही हमने अच्छे से उदाहरण के साथ किए थे, है ना, उदाहरणों के साथ। तो यह हमने कर लिया था। फिर मैंने आपको एक ऐसी अवधारणा से परिचित करवाया था जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके आम जीवन में, है ना, जिसे हम कहते हैं वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक वेतन की अवधारणा। ये हमने करी थी, हमने करा था ना, नॉमिनल ब्याज दर में से मुद्रास्फीति दर को घटा देंगे तो आपको मिलेगा वास्तविक ब्याज दर, याद है। चलिए, फिर हमने करे थे मुद्रास्फीति से जुड़े महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अब मुद्रास्फीति से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हम कर चुके हैं। कुछ अवधारणाएं मैंने छुड़वा दी थी आपसे, 4 अवधारणाएं थी, है ना। एक तो आपका था वित्तीय खिंचाव की, फिस्कल ड्रैग की अवधारणा, फिर आधार प्रभाव की अवधारणा थी, फिर हमने करना था मुद्रास्फीति अंतराल और अपस्फीति अंतराल की अवधारणा। ये 4 अवधारणाएं रह गई थी, तो ये चारों अवधारणाएं हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया था फिलिप्स वक्र और यहां पे हमने समाप्त कर दिया था भाग 1। तो आज जिस विषय से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस उप विषय से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वह है मुद्रास्फीति के मापदंड। मुद्रास्फीति को मापने के क्या तरीके हैं, तो वहां से शुरुआत करते हैं। फिलिप्स वक्र हमारा हो गया था, अन्य अवधारणाएं हो गई थी। ये मैंने कहा था आधार प्रभाव, मुद्रास्फीति अंतराल हम बाद में करेंगे, तो आज करेंगे हम। चलिए, मुद्रास्फीति के मापदंड। देखिए, मुद्रास्फीति सरकारों के लिए मापनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी कहते हैं ना कि यदि आपको शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है तो आपको शत्रु को जानना जरूरी है। शत्रु को बिना जाने आप शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो सिद्धांत है ना, ये बहुत साल पहले ईसा पूर्व काल में ही एक चीनी दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम था सुन त्जू। सुन त्जू था इनका नाम, चीनी दर्शन शास्त्री, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। तो ये जो युद्ध की कला इनकी किताब है, ईसा पूर्व काल में लिखी हुई है, पर फिर भी इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग आज भी बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। मिलिट्री कमांडर्स का तो समझ आता है कि युद्ध की कला उनके लिए जाननी बहुत आवश्यक है, पर बहुत बड़े उद्योगपति भी करते हैं, क्योंकि देखिए उद्योगपतियों के लिए जो दूसरे उद्योगपति हैं वह शत्रु की तरह ही होते हैं, तो उन्हें हराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि रिलायंस जियो के लिए शत्रु है एयरटेल और वोडाफोन, है ना। तो इसीलिए कई बार बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सुन त्जू के जो सिद्धांत है, युद्ध की कला है, उसका प्रयोग करते हैं। खैर, सुन त्जू ने अपनी इस किताब में कहा है कि शत्रु पे विजय प्राप्त करने का पहला सिद्धांत है शत्रु को जानना। तो यदि भारत सरकार के लिए मुद्रास्फीति अगर शत्रु है तो उस मुद्रास्फीति को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है मुद्रास्फीति पे विजय प्राप्त करने के लिए। हम सभी मानते हैं ना कि महंगाई हमारे लिए एक शत्रु का काम करती है। हमारे जीवन में महंगाई ने उत्पात मचाया होता है, तो इस उत्पात से अगर आपको निजात पानी है, इस शत्रु को अगर आपको हराना है, तो जानना महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे मापदंडों का आविष्कार किया है जिससे वह मुद्रास्फीति दर को माप सके और फिर समय से उस पे विजय प्राप्त कर सके, है ना, या मुद्रास्फीति पे नियंत्रण रख सके, है ना। चलो, फिर मुद्रास्फीति के मापदंड अब आपके लिए जानने आवश्यक है। वही शत्रु पे विजय प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक है। खैर, मुद्रास्फीति के देखिए 4 मापदंड हैं, जिनमें से 3 मापदंड भारत में अभी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। चौथा मापदंड थियोरेटिकल है। देखिए, मुद्रास्फीति के ये 4 मापदंड है। एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
सीपीआई, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको अब आप जानते हो, हमने राष्ट्रीय आय लेखांकन में इस टॉपिक में ही कर लिया था, इस विषय में ही कर लिया था जीडीपी डिफ्लेटर की अवधारणा, तो इसे तो हम नहीं करेंगे। और चौथी है उत्पादक मूल्य सूचकांक, पीपीआई। तो आज की कक्षा में हम यह दो विस्तार से करेंगे और इसको मैं बस थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा, क्योंकि भारत की जो सरकार है वह इसका प्रयोग नहीं करती, इस सूचकांक का प्रयोग नहीं करती। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत सरकार दो मुख्य मापदंडों का प्रयोग करती है। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। अब देखिए, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसे जो मापता है उस संगठन का नाम है एनएसओ। हमने करा था जीडीपी वाले विषय में, एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का काम है कि वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को मापे। अच्छा, एक और कार्यालय है जिसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। वह मापता है थोक मूल्य सूचकांक को या थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को। ठीक है, अब यह दोनों हमने अच्छे से विस्तार से करने हैं, क्योंकि इससे संबंधित समाचार भी आते रहते हैं और आपके प्रश्न भी आते हैं। आपकी जो परीक्षा है वहां उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों सूचकांकों से या इन दोनों मुद्रास्फीति की दरों से। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, पर वो करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ मुख्य सिद्धांत। देखिए, उपभोक्ता के स्तर पे दाम अलग होते हैं, थोक व्यापारियों के स्तर पे दाम अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको पता है ना कि आपके पास जितनी भी वस्तुएं पहुंच रही हैं वह एक पूरी प्रणाली से पहुंच रही हैं। सबसे पहले उन वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं कारखाने। एक कारखाना होगा, मान लीजिए ये पेन बनाने का कारखाना है, वह ये पेन बनाएगा, उसके बाद ये कारखाना पेन बेच देगा थोक व्यापारी को। हमें पता है ना, थोक व्यापारी, ये थोक व्यापारी व्यापार करेंगे, थोक में कारखानों से ये पेन खरीदेंगे, उसके बाद वह बेच देंगे ये पेन दुकानदारों को। और इन दुकानदारों से आप यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं। तो आप तक जो वस्तुएं पहुंचती हैं वह इस प्रणाली से पहुंचती हैं। अब देखिए, जो ये कारखाने हैं, मान लीजिए उन्होंने ये पेन बनाया, उन्होंने ये पेन 10 रुपए का बनाया, उसके बाद 10 रुपए का ये पेन थोक व्यापारी को बेच दिया। अच्छा, थोक व्यापारी ने क्या करा, अपना मार्जिन भी तो निकालना है, थोक व्यापारी ने खुद भी तो वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, तो वह ये 10 रुपए के पेन खरीदेगा थोक में और उसके बाद दुकानदारों को बेच देगा 12 रुपए में। ठीक है, अच्छा, ये दुकानदारों के पास 12 रुपए का पेन पहुंचा है, अब ये भी कुछ कमाने ही बैठे हैं तो ये अपना मार्जिन भी निकालेंगे। मान लीजिए इन्होंने 3 रुपए का मार्जिन रख लिया और 2 रुपए का सरकार जीएसटी लेती है आपसे। ठीक है, तो उपभोक्ता के स्तर पे इस पेन का क्या दाम होगा, अब देखिए 15-17 रुपए। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उपभोक्ता के स्तर पे दाम अलग होते हैं, थोक व्यापारी के स्तर पे दाम अलग होते हैं? होता है ऐसे, है ना। और अभी तो मैंने यहां पे जीएसटी कर जोड़े ही नहीं, ये जो थोक व्यापारी और कारखाने के बीच में व्यापार हो रहा है इसमें मैंने जीएसटी कर जोड़ा ही नहीं, जीएसटी कर जोड़ा ही नहीं, है ना। मैंने जीएसटी को बस यहां ही माना है। फिर भी आप मान सकते हैं कि कारखाने के स्तर पे दाम अलग होते हैं, थोक व्यापारी के स्तर पे दाम अलग होते हैं, दुकानदार के स्तर पे दाम अलग होते हैं और उपभोक्ता के स्तर पे दाम अलग होते हैं, है ना। तो ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये उपभोक्ता के स्तर पे जो दाम चल रहे हैं उनको मापता है, और ये जो थोक मूल्य सूचकांक है ये थोक व्यापारी के स्तर पे जो दाम चल रहे हैं उनको मापता है। इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर होता है।
और इसीलिए इन दोनों द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में अंतर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों दामों में फर्क है। इस पे मैं अभी थोड़ी देर पे आऊंगा। ठीक है, उत्पादक के स्तर पे दाम अलग, थोक व्यापारी के स्तर पे दाम अलग जिसे मापता है ये, और उपभोक्ता के स्तर पे दाम अलग जिसे मापता है ये। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसे कौन मापता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, और इसे मापता है आपका आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। ठीक है, बनती है बात। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। फिर हम इसकी बात करेंगे और यही दो महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों से संबंधित बहुत सारी अन्य अवधारणाएं होंगी जिनसे हम परिचित होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, मुद्रास्फीति की परिभाषा पे वापस चलिए। मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति क्या है। दाम वृद्धि और मुद्रास्फीति में फर्क है। एक किसी वस्तु के दामों में वृद्धि हो रही है तो उसे मैं दाम वृद्धि कह सकता हूं, पर उसे मैं मुद्रास्फीति नहीं कहूंगा, क्योंकि मुद्रास्फीति में हम औसतन दाम वृद्धि देख रहे हैं। तकरीबन सभी चीजों में यदि दाम वृद्धि हो रही है औसतन, तभी हम मुद्रास्फीति कहेंगे। अब उपभोक्ता के स्तर पे क्या मुद्रास्फीति हो रही है? उपभोक्ता के स्तर पे क्या सभी चीजों के औसतन दामों में वृद्धि हो रही है? इसे हम मापेंगे CPI से। अब मापते कैसे हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो क्या करता है, वो देखता है कि भारत में एक आम उपभोक्ता चुनता है, वो कि एक आम उपभोक्ता क्या क्या चीजों का उपभोग करता है। एक आम उपभोक्ता, अंबानी अलग होगा, बहुत गरीब इंसान अलग होगा, वह सब तो खास उपभोक्ता हैं। एक आम उपभोक्ता, मध्यम वर्गीय परिवार का एक आम उपभोक्ता, उस आम उपभोक्ता का उपभोग क्या है, वो प्रति माह किन किन चीजों का उपभोग करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पता क्या करेगा? सबसे पहले तो वो एक उपभोग टोकरी का निर्माण करेगा। उपभोग टोकरी, यह उपभोग टोकरी एक आम उपभोक्ता, भारत देश का एक औसतन आम उपभोक्ता प्रति माह इस टोकरी का उपभोग करता है। अब मान लीजिए मैं वो आम उपभोक्ता हूं, प्रति माह मैं कुछ खाद्य पदार्थ खरीदता हूं। ठीक है, कुछ पैसा मेरा जाता है ईंधन की तरफ, कुछ पैसा मेरा जाता है मेरे बच्चों की शिक्षा की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही अन्य और चीजें। ठीक है, प्रति माह मेरा जिन जिन चीजों पे खर्चा होता है वह मैं इस उपभोग टोकरी में डाल देता हूं। यह टोकरी संकेत करता है कि एक आम उपभोक्ता क्या क्या चीजें खरीद रहा है। ठीक है, बनती है बात। अब मान लीजिए मेरा जो मासिक बजट है, या मेरे जो महीने की तनख्वाह है, या मेरे पास जो मैं कुल महीने का खर्च करता हूं, उसमें से 30% मेरा खर्चा हो जाता है खाद्य पदार्थों की तरफ, 10% मेरा खर्चा हो जाता है ईंधन की तरफ। ठीक है, और 10% मेरा खर्चा हो जाता है शिक्षा की तरफ, और ऐसे ही चलता जाता है। अब मान लीजिए एक और चीज, पूरी जो मेरी उपभोग टोकरी है उसका जो खर्च है, मान लीजिए वह 100 रुपए का है। मान लीजिए मेरी प्रति माह उपभोग टोकरी जो है उस पे मेरा 100 रुपए का खर्च है, यानी कि मैं प्रति माह 100 रुपए खर्च करता हूं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए अगले वर्ष ही यह टोकरी का जो दाम है या मूल्य है, यह 110 रुपए हो जाता है। जब इस टोकरी का मूल्य 100 से 110 रुपए हो जाएगा, तब मैं कहूंगा मुद्रास्फीति हो रही है। हां, ऐसा हो सकता है कि खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, ईंधन के दाम कम हो गए, शिक्षा के दाम बढ़ रहे हैं, पर यातायात सेवाओं के दाम घट रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ रहे होंगे, घट रहे होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, पर जो मेरा कुल खर्च है, जो मेरी उपभोग टोकरी है, उसका जो कुल खर्च है वह 100 था और अब 110 हो गया। अगर कुल खर्च में वृद्धि होती है तभी मैं मुद्रास्फीति कहूंगा, दाम वृद्धि नहीं कहूंगा। मैंने बताया था ना, औसतन दाम वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो कुल जो मेरी उपभोग टोकरी है
उसमें अगर वृद्धि होती है, उसके दाम मूल्य में वृद्धि होती है, तो मैं कहूंगा मुद्रास्फीति हो रही है। ठीक है, बनती है बात। चलिए वापस इस उपभोग टोकरी पे आ जाते हैं। यही प्रणाली का प्रयोग करते हैं आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वाले। ठीक है, तो एक आम उपभोग टोकरी का निर्माण करते हैं, उसमें विभिन्न चीजें डाल देते हैं जो एक आम उपभोक्ता जिनका उपभोग करता है। ठीक है, और उनको भार आवंटित करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना, खाद्य 30%, ईंधन 10%, शिक्षा 10%, यातायात की सेवाएं 5%। ऐसे ही जो जो चीजों का मैं सेवन करता हूं एक महीने में, उन्हें मैं भार आवंटित करूंगा। और मैं भार किस आधार पे आवंटित करूंगा? भार मैं इस आधार पे आवंटित करूंगा कि मेरा जो कुल उपभोग खर्च है उसमें से कितने प्रतिशत खर्चा इस पे जा रहा है। यानी कि मेरा कुल उपभोग खर्च यदि 100 रुपए है और उसमें से 30 रुपए खाद्य पदार्थों पे जा रहे हैं, तो 30% भार आवंटित करूंगा मैं खाद्य को। यदि 10% मेरा खर्चा, कुल खर्चा ईंधन की तरफ जा रहा है, तो 10% का भार आवंटित करूंगा मैं ईंधन पे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं सब पे भार आवंटित किया जाता है। बनती है बात? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिए। विभिन्न चीजों पे भार आवंटित करके मैं देखता हूं कि मेरी कुल उपभोग टोकरी कितने की है। मुझे पता चलता है वह 100 रुपए की है। ठीक है, तो मेरा जो प्रति माह खर्चा है वह 100 है। और यदि मेरी कुल उपभोग टोकरी पे जो मेरा व्यय है, खर्चा है, वह बढ़ता है, तभी मैं कहूंगा मुद्रास्फीति है। अब ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है जब हमने जीडीपी किया था तो मैंने आपको वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का अंतर बताया था। और उन दोनों के जब हम अंतर पे चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक और अवधारणा से परिचित करवाया था जिसको हम कहते हैं आधार वर्ष, है ना, जो जीडीपी के लिए चल रहा था 2011-12, यह चल रहा था, है ना। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं मुद्रास्फीति मापना चाहता हूं 2023 की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखिए 2023 का जो एक आम उपभोक्ता का उपभोग खर्च होगा, यानी कि इस पूरी उपभोग टोकरी का 2023 में मान लीजिए दाम चल रहा है 150 रुपए, मान लीजिए अभी। ठीक है, 2023 में ये जो पूरी उपभोग टोकरी है, खाद्य पदार्थ 10 रुपए के आते हैं, ईंधन 5 रुपए का आता है, जो भी है, सारे खर्चों को यदि आप जमा कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी उपभोग टोकरी का खर्च मिल जाएगा। मान लीजिए 2023 में उपभोग खर्च जो पूरी टोकरी पे प्रति माह खर्च हो रहा है वह 150 रुपए का है। और मान लीजिए यदि हम इसी उपभोग टोकरी को लेते हैं पर इसमें दाम उठाते हैं आधार वर्ष के, यानी कि खाद्य पदार्थों का जो दाम चल रहा था 2011-12 में उसका उपयोग करेंगे, ईंधन का जो दाम चल रहा था 2011-12 में उसका उपयोग करेंगे। ऐसे ही 2011-12 के दामों के हिसाब से 2023 की उपभोग टोकरी का कुल खर्च कितना आता है? मान लीजिए 100 रुपए का आता है। तो 2023 के दामों के हिसाब से उपभोग टोकरी का खर्च आ रहा है 150, और 2011-12 आधार वर्ष के दामों के हिसाब से जो उपभोग टोकरी का खर्च आ रहा है वह आ रहा है 100। तो मैं क्या कहूंगा? सीपीआई होगा मेरा 150 और 100 के बीच के अनुपात का, यानी कि मेरा सीपीआई आएगा 1.5, 1.5। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूं। तो यदि मुझे सीपीआई निकालना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को यदि सीपीआई निकालना है तो वो क्या करता है? आपको उपभोग टोकरी की अवधारणा तो समझ आ गई। उपभोग टोकरी क्या होता है? एक आम इंसान का, आम व्यक्ति का, भारत देश में एक आम व्यक्ति प्रति माह किन किन चीजों पे खर्चा करता है उसका कुल खर्चा आप ले लेते हो, किन किन चीजों पे करता है, और उनको भार आवंटित कर देते हो। ठीक है, और वो भार आवंटित किस आधार पे करते हो? उनके खर्च में उस वर्ग की जो पदार्थ हैं, उस वर्ग के जो पदार्थ हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ, ईंधन पदार्थ, इन पदार्थों का खर्चा कुल खर्चे में कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस आधार पे आप करते हो। अब सीपीआई मुझे अगर 2023 की निकालनी है तो मैं देखूंगा कुल खर्च उपभोग
टोकरी पर 2023 में, ठीक है, उससे मैं डिवाइड करूंगा, विभाजित करूंगा कुल खर्च उपभोग टोकरी पर 2023 में ही पर 2011-12 के दामों पर, यानी कि पूरी की पूरी जो उपभोग टोकरी है 2023 के दामों के हिसाब से कितना आ रहा है वो ऊपर रखूंगा, और 2011-12 के दामों के हिसाब से कितना आ रहा है वह मैं नीचे रखूंगा। तो पिछले उदाहरण में मैंने क्या बताया था कि यह चल रहा था आपका 150, ठीक है, और यह होगा आपका 100 आधार वर्ष में। तो आपका सीपीआई 2023 का बनेगा 1.5, ठीक है, 2023 का सीपीआई आपका 1.5 बनता है। बनती है बात। अब मान लीजिए 2024 आ जाता है, ठीक है, और 2024 में उपभोग टोकरी पे खर्च हो जाता है 2024 के दामों के हिसाब से 170 रुपए। दामों में वृद्धि हो जाती है अगले साल, और अगले साल दामों में जब वृद्धि होती है तो कुल उपभोग टोकरी आपकी 170 रुपए की पड़ती है। आधार वर्ष के दामों के हिसाब से तो वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो 2024 का सीपीआई कितना निकलेगा? 170 बनाम 100, है ना। 170 की उपभोग टोकरी होगी 2024 के दामों के हिसाब से, तो यह आपका आएगा 1.7, है ना। अब देखिए ध्यान से देखते जाइए। सीपीआई आपका 2023 में आ रहा है 1.5, सीपीआई आपका 2024 में आ रहा है 1.7, यानी कि दामों में वृद्धि हुई है, यानी कि औसतन दामों में वृद्धि हुई है। यदि 2023 के मुकाबले की तुलना में 2024 में औसतन दामों में वृद्धि ना होती तो ये 1.5 से कम आता है यहां पे, पर क्योंकि एक साल में दामों में वृद्धि हुई है औसतन, इसीलिए सीपीआई 2024 का आ रहा है 1.7, है ना। बनती है बात, ठीक है। अब मुझे जानना है कि मुद्रास्फीति दर कितनी है। अब देखिए 2023 में सीपीआई था 1.5, 2024 में सीपीआई था 1.7, मुझे जानना है मुद्रास्फीति कितनी होगी। मुद्रास्फीति दर कितनी होगी, तो मैं देखता हूं कि परिवर्तन कितने से आया है, 0.2 से परिवर्तन आया है, ठीक है। अब मैं इसे प्रतिशत फॉर्म में निकालूंगा, परसेंटेज में निकालना चाहता हूं। अगर मुझे जानना है कि कितने प्रतिशत से औसतन दामों में वृद्धि हुई है 2023 के मुकाबले 2024 में, तो मैं क्या करूंगा, जितना सीपीआई में अंतर आया है विभाजित करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करूंगा ऐसा या नहीं करूंगा? आपको पता है बचपन में पढ़ा होगा कि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो कितना प्रतिशत चेंज आया है इस 1.5 से 1.7 में, ठीक है। तो 1.5 का कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 0.2, है ना, विभाजित करेंगे 1.5 से और ये 100, ये कुछ आ जाएगा 13.33% के आसपास आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति जो चल रही है वह है 13.33%, ठीक है। तो आप आए दिन जो सुनते नहीं रहते कि जो मैंने पिछले उदाहरण में भी बताया था, मेरा मित्र का जब मैंने उदाहरण दिया था उसने बताया था कि अभी मुद्रास्फीति की दर चल रही है 6%। तो ये 6% निकलती कैसे है? यदि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति आप निकाल रहे हो तो ऐसे निकलती है। आप सीपीआई निकालेंगे 2023 का, सीपीआई निकालेंगे 2024 का, और उन दोनों में कितना प्रतिशत अंतर आया है,
इतना प्रतिशत अंतर आया है, तो यह होगी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति। ठीक है, बनती है बात, आसान है। ऐसे ही निकलती है उपभोक्ता के स्तर पे सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति, यानी कि एक जो आम उपभोक्ता है उसको एक साल में औसतन 13% की दाम वृद्धि महसूस हो रही है, क्योंकि उसकी कुल उपभोग टोकरी जो है वह 13% से महंगी हो गई है ना। ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, बनती है बात, है ना। चलो, अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो सीपीआई है, ठीक है, यह ना जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यह सीपीआई को मापता है। ठीक है, पर यह सीपीआई विभिन्न प्रकार की निकालता है। अब ध्यान से सुनना, एक होती है सीपीआई कंबाइंड या सीपीआई संयुक्त, यानी कि पूरे भारत में जो एक आम उपभोक्ता है, पूरे भारत का जो आम उपभोक्ता है उसकी उपभोग टोकरी में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है। ठीक है, तो एक तो यह होता है, इसे निकालता है आपका NSO। ठीक है, और सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। फिर दो और मुद्रास्फीति दर निकालता है आपका NSO। एक हम कहते हैं सीपीआई ग्रामीण, रूरल, सीपीआई आर भी लिखते हैं कई बार। सीपीआई ग्रामीण का मतलब ग्रामीण इलाकों में जो आम उपभोक्ता है उसकी उपभोग टोकरी में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है। देखिए, आप जानते हो कि जो शहरी इलाकों का उपभोक्ता है उसकी उपभोग टोकरी अलग होगी ग्रामीण इलाके के उपभोक्ता से। तो मैं यदि देखना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में मुद्रास्फीति हो रही है या नहीं हो रही उपभोक्ता के स्तर पे, तो मैं निकालूंगा सीपीआई ग्रामीण। इससे मुझे पता चलेगा कि ग्रामीण इलाके का जो उपभोक्ता है उसकी उपभोग टोकरी में कितना अंतर आ रहा है। तो सीपीआई ग्रामीण निकालता है NSO। ठीक है, अच्छा, एक होता है सीपीआई शहरी। ठीक है, इसे सीपीआई अर्बन भी कह देते हैं। यह क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप निकालते हो एक आम शहरी उपभोक्ता की उपभोग टोकरी, उसमें वृद्धि निकालते हो, आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, उसकी गणना करते हो, और उसके बाद मुद्रास्फीति की दर निकाल लेते हो, है ना। तो एक तो पूरे देश, संयुक्त पूरे राष्ट्र की आप मुद्रास्फीति दर उपभोक्ता स्तर पे निकालते हो, NSO निकालता है। फिर ग्रामीण इलाकों की उपभोग टोकरी अलग है, ग्रामीण इलाकों में जो वस्तुएं ग्रहण करते हैं लोग वह भी अलग है, इसलिए ग्रामीण इलाकों की मुद्रास्फीति मापने के लिए आपको यह निकालना पड़ता है, और शहरी इलाकों की मुद्रास्फीति मापने के लिए आपको यह निकालना पड़ता है। यह भी आपका NSO ही निकालता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यह तीनों NSO निकालता है। हां, सीपीआई संयुक्त, ग्रामीण प्लस शहरी, सभी उपभोक्ताओं को मिला लो, उनमें जो आम उपभोग टोकरी होगी यह उसे मापता है। ग्रामीण इलाकों के लिए यह है और शहरी इलाकों के लिए यह है। पर सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए सीपीआई नहीं मापा जाता है, या सीपीआई आधारित इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नहीं मापी जाती। तीन और वर्ग हैं, तीन और कैटेगरीज हैं जिनकी सीपीआई निकाली जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक होती है सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, ठीक है, इसे कहते हैं रूरल लेबर। सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योगपतियों के पास काम करते हैं, जो श्रमिक, ठीक है, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, और सीपीआई कृषि श्रमिक, जो कृषि क्षेत्र में श्रमिक हैं, इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर। तो यह तीन सीपीआई भी निकाली जाती है, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं जो ग्रामीण श्रमिक है, रूरल लेबरर है, उसकी उपभोग टोकरी अलग होगी, तो क्या उसको मुद्रास्फीति महसूस हो रही है? नहीं। तो हम एक ग्रामीण श्रमिक के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को जब मापते हैं तो उसी की उपभोग टोकरी निकालते हैं। तो उसके लिए यह है,
औद्योगिक श्रमिक की उपभोग टोकरी अलग है, कृषि श्रमिक की उपभोग टोकरी अलग है। ठीक है, तो इन तीनों की हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना, यह तीनों टाइप की जो सीपीआई है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं निकालता है, एनएसओ नहीं निकालता है, वह निकालता है बस सीपीआई संयुक्त, सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, वह सिर्फ यही तीन निकालता है। यह तीन तरह की जो सीपीआई है, इसे कौन निकालता है? श्रम विभाग आपका, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, श्रम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, तो आपने याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है, जो ग्रामीण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक सीपीआई, कृषि श्रमिक जो सीपीआई है उसे निकालता है श्रम विभाग, और जो सीपीआई संयुक्त है पूरे देश की, सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र की, सीपीआई शहरी क्षेत्र की, जो सीपीआई निकालता है वह निकालता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसे याद रखना। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि जो सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति होती है वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आगे हम करेंगे, जो आपका आरबीआई है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके अंतर्गत एक समिति काम करती है जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी कहते हैं। इस समिति को सरकार ने निर्देश दिया हुआ है कि आपने मुद्रास्फीति की दर को रखना है 2% से लेके 6% तक, यानी कि मुद्रास्फीति की दर 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2% से कम नहीं होनी चाहिए। यह सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है मौद्रिक नीति समिति को। ठीक है, अब वो हम अगले लेक्चर में करेंगे कि मौद्रिक नीति समिति के पास ऐसे क्या उपकरण हैं जिनके द्वारा वह मुद्रास्फीति दर को इनके बीच में ही रखता है, उस पर हम बाद में आएंगे। पर यह सरकार द्वारा कहा जाता है कि आपने मुद्रास्फीति की दर इसी के बीच रखनी है। अब कौन सी मुद्रास्फीति की दर इसके बीच रखनी है? क्या थोक मूल्य सूचकांक वाली जो मुद्रास्फीति है, थोक मुद्रास्फीति रखनी है इसके बीच में, या उपभोक्ता मुद्रास्फीति इसके बीच में रखनी है? और यदि उपभोक्ता मुद्रास्फीति इसके बीच में रखनी है तो कौन सी वाली? अभी हमने 6 तरह की उपभोक्ता मुद्रास्फीति कर ली है ना। तो याद रखना, जो आरबीआई को मौद्रिक नीति समिति को निर्देश दिया हुआ है कि आपने मुद्रास्फीति यहां रखनी है, वह कौन सी मुद्रास्फीति है? वह है सीपीआई संयुक्त आधारित मुद्रास्फीति। ठीक है, याद रखना, इसको रखना है इसके बीच में, बाकियों को नहीं रखना। जो संयुक्त जो आपकी सीपीआई है उसको इसके बीच में रखना है। ठीक है, बाकियों के लिए आप मौद्रिक नीति समिति को कोई निर्देश नहीं है, उसे सिर्फ एक ही निर्देश है कि इसे इसके बीच में रखना है। यानी कि सरकारों के लिए, पूरे देश के लिए यह वाली मुद्रास्फीति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सीपीआई संयुक्त को हम प्रमुख मुद्रास्फीति भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर यदि आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रमुख मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, और नीचे 4 आपको विकल्प दिए जाएं कि सीपीआई संयुक्त, डब्ल्यूपीआई थोक मुद्रास्फीति, ठीक है, पीपीआई जीडीपी डिफ्लेटर, किसे कहते हैं प्रमुख मुद्रास्फीति? तो सीपीआई संयुक्त को कहते हैं मुद्रास्फीति। सीपीआई ग्रामीण को भी नहीं कहते, सीपीआई शहरी को भी नहीं कहते, सीपीआई संयुक्त को कहा जाता है प्रमुख मुद्रास्फीति। ठीक है, अच्छा, यह मुद्रास्फीति इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसे प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वृद्धि या गिरावट एक आम इंसान पे असर डालती है, एक आम इंसान के खर्चे बढ़ते या कम होते हैं इससे। यदि थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है तो थोक व्यापारी को उसका नुकसान होगा, पर यदि इसमें मुद्रास्फीति हो रही है तो एक आम इंसान को नुकसान होगा। इसीलिए सरकार का ज्यादातर ध्यान इसी पे ही केंद्रित रहता है, और तभी सरकार ने निर्देश दिया हुआ है कि बाकी मुद्रास्फीति छोड़ दो, यह वाली जो मुद्रास्फीति है इसको 2 से 6% के बीच में ही आपने रखना है। ठीक है, चलो अब कुछ और सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से वह ये है कि भार जो हम आवंटित करते हैं ना विभिन्न वर्गों को, विभिन्न पदार्थों को, उन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे ना मैंने आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण एक आता है, इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, उसे पढ़ना जरूरी है, पर हम जब ये लेक्चर श्रृंखला समाप्त कर लेंगे उसके बाद करेंगे। पर उसमें से मैंने ये चीज निकाली है, ये मैंने आपके साथ ना आपके नोट्स में भी इसे साझा कर दिया है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सीपीआई है उसमें विभिन्न पदार्थ जिनको डाला जाता है, यानी कि सीपीआई में हम उपभोग टोकरी निकालते हैं, तो एक आम उपभोक्ता की उपभोग टोकरी में कौन से पदार्थ आते हैं उनका वर्णन इधर दिया करा हुआ है, और उन पदार्थों को क्या क्या भार आवंटित किए गए हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें आप डालते हो उपभोग टोकरी में, ठीक है, और उनके भार दिए हुए, जैसे अनाज और उत्पाद 9.7% है, मांस और मछली, क्योंकि कुछ लोग मांस और मछली का भी सेवन करते हैं, तो 3.6 है। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों का भी सेवन होता है, भारत में तो होता है, इसीलिए उसे उपभोग टोकरी में डाला हुआ है, उसको 2.4 का भार आवंटित किया हुआ है, 2.4% का, है ना। और जितनी भी ये चीजें हैं इन्हें 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। खाद्य और पेय पदार्थ, उसमें बहुत सारे खाद्य और पेय पदार्थ हैं, ठीक है। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, आवासन, ठीक है, ईंधन और बिजली, और मिसलेनियस, विविध में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मनोरंजन पे आप कितना खर्चा करते हो, तो मनोरंजन का भी इधर उपभोग टोकरी में डाला हुआ है। शिक्षा इधर उपभोग टोकरी में डाला हुआ है। परिवहन और संचार, स्वास्थ्य पे भी खर्चा होता है, वह सारी उपभोग टोकरी में डाली हुई है, सबको भार आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना कि पूरी जो उपभोग टोकरी होगी सीपीआई में, उसमें विभिन्न पदार्थों का, और ये विभिन्न पदार्थ कहां से आए हैं, जो आम उपभोक्ता की जो खर्चे की चीजें हैं, जिन पे आम उपभोक्ता खर्चा करता है, और सबको भार आवंटित किए गए हैं। और ये जितने भी पदार्थ हैं इनको आपने वर्गों में बांटा हुआ है ना। अब याद रखना सबसे ज्यादा भार किस वर्ग का है, खाद्य और पेय पदार्थों का। खाद्य और पेय पदार्थ जो है उसका सबसे ज्यादा भार है, ठीक है। उसके बाद पता है किस वर्ग का भार आता है, विविध का, मिसलेनियस का। तो यह चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। या ये सारा भी ना याद रखो, बस ये याद रखना कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा भार जो होता है वह होता है खाद्य पदार्थों का, या खाद्य एवं पेय पदार्थों का, ठीक है। इसे हम कई बार सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति भी कह देते हैं, कि यदि बाकी चीजों के दाम ना बढ़ रहे हो, सिर्फ खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे सीपीआई में वृद्धि तो हो रही है, पर सीपीआई खाद्य में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। खैर, यदि आप कंफ्यूज हो गए तो चिंता मत करिए, जो अभी तक मैंने करा दिया बस उसे याद रखना, ठीक है। आधार वर्ष को याद रखना, सीपीआई के सिद्धांत को याद रखना, और याद रखना कि विभिन्न पदार्थ जो आपकी उपभोग टोकरी में होते हैं उनको भिन्न भार आवंटित किए जाते हैं। और आपको याद रखना है सबसे ज्यादा भार किसको आवंटित, किस वर्ग को दिया जाता है, सबसे ज्यादा भार दिया जाता है खाद्य और पेय पदार्थों को, ठीक है। बनती है बात। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं थोक मूल्य सूचकांक की तरफ। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि थोक व्यापारों के स्तर पे क्या दाम चल रहे हैं उसको मापने के लिए आप निकालते हो थोक मूल्य सूचकांक, और इसकी भी प्रक्रिया लगभग समान है जो सीपीआई की थी। तो जो सीपीआई की प्रक्रिया है वही आपकी डब्ल्यूपीआई की प्रक्रिया है। इसमें भी आप एक टोकरी निकालते हो, पर एक थोक व्यापारी के हिसाब से टोकरी बनाते हो, ठीक है। और उसमें विभिन्न पदार्थ होते हैं, ठीक है। उन पदार्थों पे जो आप भार आवंटित करते हो वो किस आधार पे करते हो, जिस चीज का, जिस पदार्थ का सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है थोक व्यापारियों द्वारा, उसका सबसे ज्यादा भार होगा, है ना। तो थोक व्यापारियों की भी एक टोकरी होगी, ठीक है। औसतन जो थोक व्यापारी जिन जिन चीजों का व्यापार कर रहे हैं, एक टोकरी बनाओगे, उस टोकरी में पदार्थ रखोगे, उन पदार्थों को भार आवंटित करोगे, और भार आवंटन किस आधार पे होगा, भार आवंटन होगा व्यापार के कितना प्रतिशत, किस पदार्थ का व्यापार कुल व्यापार में
कितना प्रतिशत है उस हिसाब से। जैसे खाद्य पदार्थों का व्यापार कम होता है तो इसीलिए 10% दे देंगे, ठीक है। जो आपके इंडस्ट्रियल पदार्थ हैं उनका व्यापार ज्यादा होता है तो उसको 50% दे देंगे, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया है, बिल्कुल जो सीपीआई की प्रक्रिया थी वही डब्ल्यूपीआई की प्रक्रिया होगी। बस अंतर क्या होगा, अंतर इस चीज का होगा कि यहां पे जो मूल्य हम देख रहे हैं वह है थोक व्यापारियों के स्तर पे, और वहां पे हम देख रहे थे उपभोक्ता के स्तर पे, ठीक है। और इसी हिसाब से आप डब्ल्यूपीआई निकाल लोगे। अब मैं दोबारा से पूरी प्रक्रिया नहीं कराऊंगा, आप देख चुके हो, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई भी ऐसे ही निकलता है, डब्ल्यूपीआई 2023 का 24 का ऐसे ही निकलेगा, और इसमें भी आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और याद रखना सीपीआई के लिए भी और डब्ल्यूपीआई के लिए भी आधार वर्ष चल रहा है 2011-12। 2011-12 को हम जीडीपी का भी आधार वर्ष कहते हैं, सीपीआई का भी आधार वर्ष कहते हैं और डब्ल्यूपीआई का भी आधार वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई भी ऐसे ही निकलता है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही निकालते हैं। कुछ फर्क है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, उन पे मैं अभी आऊंगा, पर पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आपका डब्ल्यूपीआई है उसे कौन निकालता है। तो वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं निकालता है, उसे निकालता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है, यह कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है, बनती है बात। तो यह जो कार्यालय है यह कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर यह कार्यालय निकालता है डब्ल्यूपीआई को, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में कुछ मुख्य अंतर क्या है। पहले तो भार के अंतर हैं, विभिन्न पदार्थों को जो भार आवंटित किए जाते हैं वे सीपीआई में भिन्न है और डब्ल्यूपीआई में भिन्न है। जैसे कि आप देखेंगे कि खाद्य और पेय पदार्थों को 45% का भार आवंटित किया गया था सीपीआई में, ठीक है। पर इधर देखिए खाद्य सामग्री को आप भार आवंटित कर रहे हैं 15.3% का ही। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर इसलिए ही आता है, दो कारणों से आता है। एक तो कारण क्या होगा कि एक तो मूल्यों में अंतर है ना, थोक मूल्य अलग होते हैं और आपके उपभोक्ता मूल्य अलग होते हैं। दूसरा, जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं उनको भिन्न भिन्न भार आवंटित किए गए हैं सीपीआई के तुलना में, ठीक है। तो देखिए यहां खाद्य सामग्री को 15 है, ईंधन और विद्युत को 13 है। सबसे ज्यादा भार आवंटित पता किसे किया गया है, विनिर्मित उत्पाद को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, विनिर्मित उत्पाद को सबसे ज्यादा भार आवंटित किया गया है 64.2% का। ये आपने याद रखना है। तो पहला जो अंतर हो गया वो किस चीज का हो गया, मूल्यों का, कि थोक मूल्य है वह उपभोग मूल्य है। दूसरा अंतर भार आवंटन में हो गया, और तीसरा जो अंतर है वह पता है क्या है, तीसरा अंतर यह है कि देखिए जो आपका सीपीआई है ना उसमें वस्तुएं भी हैं और सेवाएं भी हैं, पर डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं हैं, क्योंकि थोक व्यापार में सिर्फ वस्तुओं का ही तो व्यापार होता है। कभी आपने सुना है कि मैंने थोक में सेवाएं खरीदी इससे और आगे बेच दी? सेवाएं थोड़ी थोक में खरीदी या बेची जाती हैं, सेवाएं तो वैसे ही खरीदी मतलब बेची जाती हैं, है ना, बनती है बात। पर उपभोक्ता के स्तर पे सेवाएं बेची जाती हैं, पर थोक व्यापारी थोड़ी सेवाएं कहीं से खरीदता है। कहीं आपने सुना है कि एक थोक व्यापारी है, उसने बल्क में यातायात की सेवाएं ले ली और आगे दुकानदारों को बेच दी? सेवाओं में ऐसा नहीं होता, वस्तुओं में होता है। तो एक डब्ल्यूपीआई की जो खास बात यह है वह यह है कि डब्ल्यूपीआई में आप बस वस्तुओं को देखते हो और सीपीआई में आप वस्तुएं एवं सेवाओं को देखते हो। तो ये तीन मुख्य अंतर हैं डब्ल्यूपीआई में और सीपीआई में, ठीक है, बनती है बात। और आपको यह भी पता चल गया कि आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
इसको बनाता है, इसको छापता है। उधर कौन करता था? उधर हमने 6 वर्ग किए थे सीपीआई के, और 6 के 6 वर्ग में जो 3 वर्ग हैं, सीपीआई संयुक्त, सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, वो निकालता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और सीपीआई आपका ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक, यह तीनों निकालता है श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, यह मुख्य फर्क है। बनती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से संबंधित एक और अवधारणा है, छोटी सी है, वह मैं आपको बता देता हूं। देखिए भारत देश में ना खाद्य पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो हमारा जो अभी विकास का जो स्तर है वह इतना है कि हमारे देश में जो आम उपभोक्ता है ना, उसका ज्यादातर जो प्रति माह खर्चा है वह खाद्य पदार्थों में ही चले जाता है। इसीलिए जो सीपीआई की उपभोग टोकरी थी उसमें आप देखेंगे खाद्य और पेय पदार्थों को सबसे ज्यादा भार आवंटित किया गया है। जैसे जैसे भारत की विकास दर बढ़ती जाएगी, भारत आगे बढ़ता जाएगा, विकसित देशों की सूची में आ जाएगा जैसे ही भारत, तब आप देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का भार कम होता जाएगा और बाकी चीजों का भार बढ़ता जाएगा। उसका कारण बड़ा सरल सा है कि जितने भी लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनका ज्यादातर तनख्वाह खाने में नहीं जाती, क्योंकि वो पैसा ही इतना कमा रहे हैं कि उनकी कुल तनख्वाह का 2% से ही उनके घर का सारा खाना आ जाता है। तो इसीलिए उनकी कुल तनख्वाह में जो खाद्य पदार्थों का खर्च होगा वो 2% होगा। तो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाद्य पदार्थों का जो भार है वह कम होता जाता है। पर अभी भारत पूर्णतः विकसित देश नहीं है, इसीलिए यहां का जो आम उपभोक्ता है वह खाद्य पदार्थों पे ही ज्यादातर खर्च करता है। उसका कुल व्यय खाद्य पदार्थों पे ही चला जाता है, इसीलिए खाद्य पदार्थों का ज्यादा भार है। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है। भारत देश में जो आम उपभोक्ता है उसका जो प्रति माह बजट है उसे हिला देते हैं, है ना। इसीलिए खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति हो रही है, उसको हम अलग से मापते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना भारत सरकार 2 और चीजें मापती है। सीपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति, यानी कि उपभोक्ता के स्तर पे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके दामों में वृद्धि, औसतन दामों में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, वह हम मापेंगे सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति से, जिसे हम अंग्रेजी में सीपीआई फूड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अच्छा, थोक व्यापारी भी खाद्य पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं, हम जानते हैं। अच्छा, थोक व्यापारी के स्तर पे खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति हो रही है या नहीं हो रही, उसे हम मापते हैं डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति से। ठीक है, बनती है बात। अब याद रखिएगा, सिर्फ खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति आप माप रहे हैं तो वह आप उपभोक्ता के स्तर पे भी माप सकते हैं, उसके लिए यह है। थोक व्यापारी के स्तर पे माप सकते हैं खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति, उसके लिए यह है। बस याद रखिएगा, इन दोनों को ही मापता कौन है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति वह चाहे सीपीआई हो या डब्ल्यूपीआई हो, उसे मापता है NSO, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आपको फंसा सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं जो आपका आर्थिक सलाहकार का कार्यालय है वह डब्ल्यूपीआई निकालता है, पर डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति यह निकालते हैं। तो डब्ल्यूपीआई निकालेगा आर्थिक सलाहकार का कार्यालय डब्ल्यूपीआई, पर डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति ये निकालेंगे। याद रखना, खाद्य मुद्रास्फीति चाहे वो सीपीआई हो डब्ल्यूपीआई हो, वह ये लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए हमने सीपीआई कर लिया, हमने डब्ल्यूपीआई कर लिया। अब इसके साथ साथ जीडीपी डिफ्लेटर हमें करने की जरूरत नहीं है, पर उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक और मूल्य सूचकांक होता है, उत्पादक मूल्य सूचकांक, है ना। यह जो उत्पादक मूल्य सूचकांक होता है ये दामों को देखता है उत्पादक की दृष्टि से, क्योंकि यह देखता था थोक व्यापारी की दृष्टिकोण से, यह देखता था उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, पर यह देखता है उत्पादक के दृष्टिकोण से। अब देखिए, उत्पादक के दृष्टिकोण से भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पादक के पे भी तो असर पड़ता है दामों की वृद्धि या ना वृद्धि होने का। हमने आपूर्ति वक्र किया था,
उसमें हमने बात की थी ना कि यदि दाम बढ़ते हैं तो उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ा देते हैं। तो दामों का जो चल रहा है, दामों की जो परिस्थिति है उत्पादक के स्तर पे, उसे जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आपके उत्पादन पे फर्क आता है, उत्पादन में अंतर आता है ना। तो इसीलिए भारत चाहता है कि वह उपभोक्ता के स्तर पे देखे, थोक व्यापारी के स्तर पे देखे, उत्पादक के स्तर पे देखे। पर अभी भारत में ऐसा कोई सूचकांक नहीं है जो उत्पादक के स्तर पे देखता है। मुद्रास्फीति मापने का ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो उत्पादक के स्तर पे देखता है, नहीं है। इसीलिए भारत ने बीएन गोलदार समिति का गठन किया था, इसको याद रखना। बीएन गोलदार बहुत ही प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं आपके। तो बीएन गोलदार समिति का गठन किया था और उन्होंने बताना था, उन्होंने अपने सुझाव देने थे कि भारत में कैसे उत्पादक मूल्य सूचकांक भी लाया जा सके, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए भी थे। 2012-13 में बीएन गोलदार ने अपनी समिति में सुझाव दिए थे, पर उन सुझावों पे अमल नहीं किया गया है। आज भी भारत की सरकार कहती है कि हम लाएंगे पीपीआई को, उत्पादक मूल्य सूचकांक को लेके आने का हमारा उद्देश्य है, पर अभी तक ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी कि भारत लेके आ पाए। इसीलिए ये अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पे काम चल रहा है, इस पे भारत सरकार काम करना चाहती है, पर वर्तमान समय में सिर्फ यही 2 निकाले जाते हैं। और हाँ, ये भी निकाला जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में यही 3 निकाले जाते हैं। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है इस पे काम, शायद जब तक आपकी परीक्षा हो तब तक भारत कोई समाचार निकाल दे, भारत सरकार इस पे, पर अभी तक ये नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, पर इस पे काम चल रहा है। इसको भी भारत निकालना चाहता है, क्योंकि उत्पादक के दृष्टिकोण से भी दाम वृद्धि चेक करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। खैर, इससे संबंधित आपको बस ये जानना है कि ये उत्पादक के स्तर पे होता है, और इसके लिए एक समिति बनी थी, बीएन गोलदार समिति। इसका नाम याद रखना है आपने, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह उत्पादक मूल्य सूचकांक है। अब देखिए, यह कर लेते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बीच में अंतर। यह उपविषय महत्वपूर्ण है, इससे भी जुड़े सवाल आ सकते हैं। अब देखिए, एक वर्ग तो है जीडीपी डिफ्लेटर का, जो हमने पहले किया है, और आज हमने परिचय पाया है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का, है ना। अब इसमें और इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर तो आप देख ही चुके हो, वो 3 अंतर तो मैंने आपको बता दिए थे। पर यदि मैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई को एक वर्ग मानूं और जीडीपी डिफ्लेटर को एक और वर्ग मानूं, तो इन दोनों वर्गों में क्या अंतर है? इन दोनों वर्गों में भी 3 मुख्य अंतर हैं, और उन 3 मुख्य अंतरों के कारण ही भारत में जीडीपी डिफ्लेटर मापा तो जाता है, पर इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का मापदंड नहीं माना जाता है। मापते इसे जरूर है, पर इसको इतना नहीं देखते जितना इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अंतर नंबर 1, देखिए, जो आपके सीपीआई डब्ल्यूपीआई हैं, इनमें जो हम टोकरी बनाते हैं, उनमें जो वस्तुएं हैं, उनमें जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में से कुछ पदार्थ आयातित पदार्थ भी हो सकते हैं, जिनका आयात हुआ है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उस उपभोक्ता टोकरी में जो आयातित हैं, इंपोर्टेड हैं, है ना। भारत देश का एक आम उपभोक्ता इंपोर्टेड आइटमें भी तो खाता है, इंपोर्टेड आइटमें भी तो ग्रहण करता है ना। तो इसीलिए सब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में आयातित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, ठीक है। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में आयातित वस्तुएं होती हैं, परंतु जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुएं नहीं होती। याद करिए, जीडीपी डिफ्लेटर था क्या? जीडीपी डिफ्लेटर था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी का अनुपात था, है ना। नॉमिनल जीडीपी को हम विभाजित करते हैं रियल जीडीपी से, ये था ना जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है भारत की सीमा के अंतर्गत जो वस्तुएं और सेवाएं बन रही हैं, वह जीडीपी होती है। तो आपको नहीं लगता जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के दामों को मापा जा रहा है या चेक किया जा रहा है जो सिर्फ भारत में बनी है?
भारत से आयातित वस्तुएं जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं होंगी, क्योंकि भारत से आयातित वस्तुएं जीडीपी में होती ही नहीं, है ना। तो अंतर नंबर 1 है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में आयातित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, पर जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ भारत में ही निर्मित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा ही यही है। वह जीडीपी मापता है भारत में निर्मित वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, बनती है बात। चलो, तो आपको लग रहा होगा कि सीपीआई जो है ये और जीडीपी डिफ्लेटर में जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई है वह ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को का दाम चेक करता है ना। जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा वस्तुओं का दाम नहीं चेक करता, यही लग रहा होगा, क्योंकि सीपीआई में भारत निर्मित वस्तुएं भी हैं और आयातित वस्तुएं भी हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ भारत निर्मित वस्तुएं हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है। देखिए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई सिर्फ कुछ सीमित वस्तुओं के ही दामों को चेक करता है। एक उपभोग टोकरी जो होती है उसमें वही वस्तुएं होंगी जो एक आम उपभोक्ता ग्रहण करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम उपभोक्ता ग्रहण नहीं करता, परंतु भारत में निर्मित तो होती हैं, है ना। तो उपभोग टोकरी में वह सब कुछ आएगा जो एक आम उपभोक्ता ग्रहण करता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम उपभोक्ता ग्रहण नहीं करता, इसीलिए वह सीपीआई की उपभोग टोकरी में नहीं आती। इसीलिए सीपीआई उनके दामों को तो चेक नहीं करता, पर जीडीपी डिफ्लेटर करता है, क्योंकि जीडीपी में वह सभी वस्तुएं आएंगी जो भारत में निर्मित है, चाहे उन्हें आम उपभोक्ता ग्रहण करता है या नहीं करता, फर्क ही नहीं पड़ता। बस फर्क इस चीज का पड़ता है कि वह भारत में बनी होनी चाहिए। जैसे कच्चा लोहा, अब एक आम उपभोक्ता कच्चा लोहा थोड़ी ग्रहण करेगा, इसलिए कच्चे लोहे के दामों में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही सीपीआई नहीं बताएगा आपको, पर जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा, क्योंकि वह भारत में निर्मित तो हो रहा है ना। बनती है बात। तो इसीलिए जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है उसमें सारी भारत में निर्मित वस्तुएं और सेवाएं होंगी। ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में सिर्फ उपभोग टोकरी वाली ही वस्तुएं और सेवाएं होंगी, जीडीपी डिफ्लेटर में सारी होंगी। पर हां, सीपीआई में आयातित वस्तुएं भी होंगी, क्योंकि उपभोग टोकरी में आयातित वस्तुएं भी होती हैं। ठीक है, और तीसरा मुख्य अंतर क्या है? तीसरा मुख्य अंतर है भार का। देखिए, सीपीआई की जो उपभोग टोकरी होती है उसमें विभिन्न पदार्थ हैं, उन विभिन्न पदार्थों को विभिन्न भार आवंटित किए जाते हैं, पर भार कितना दिया जाएगा एक विशेष वस्तु को या सेवा को, इसको कौन तय करता है? यह कौन निर्मित करता है? यह निर्मित करता है एनएसओ। तो खाद्य पदार्थों का 45% भार होना चाहिए, यह इसका निर्णय कौन ले रहा है? इसका निर्णय एनएसओ ले रहा है। तो निर्णय लिए जो जाते हैं ना सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, वह विभिन्न संगठनों द्वारा लिए जाते हैं, है ना। सीपीआई के केस में हो गया आपका एनएसओ, और डब्ल्यूपीआई के केस में आपका हो गया आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। ठीक है, वह भार को देखते हैं और 5-6 साल बाद वह भार भी चेंज कर देते हैं। उपभोग टोकरी में अगर अंतर आ गया, एक आम उपभोक्ता अगर कम खर्च कर रहा है खाद्य पदार्थों पे, तो वह भार कम कर देंगे 5-6 साल बाद। ठीक है, तो इसीलिए इसके जो भार होते हैं ना, इसमें जो विभिन्न वस्तुओं पे भार होते हैं वह सामान्य ही रहते हैं, वह चेंज नहीं होते, उनमें परिवर्तन जल्दी नहीं आता। 5-6 साल बाद जब एनएसओ को लगेगा तो वो परिवर्तन कर देगा। परंतु जीडीपी डिफ्लेटर में हर साल परिवर्तन आता है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में जो भार आवंटित होते हैं वह कोई विशेष संगठन आवंटित नहीं करता है। जीडीपी डिफ्लेटर में विभिन्न वस्तुओं का जो भार होगा वह किस बात पे आधारित होगा? वह इस बात पे आधारित होगा कि एक साल में कुल जितना भी उत्पादन हुआ है उस विशेष वस्तु का कितना प्रतिशत हिस्सा था उसमें। मान लीजिए यदि भारत में 100 रुपए का उत्पादन हुआ है और खाद्य पदार्थों का 10 रुपए का उत्पादन हुआ है, तो 10% भार जाएगा आपके खाद्य पदार्थों पे। ठीक है, अगले साल मान लीजिए 5 रुपए का उत्पादन होता है खाद्य पदार्थों का, तो अगले साल ही चेंज हो जाएगा खाद्य पदार्थों का भार।
तो भार इसमें हर साल परिवर्तित कर जाता है, हर साल भार में परिवर्तन आता है, डायनेमिक है ये, इसका स्टैटिक है। यह तीसरा मुख्य अंतर है। तीसरा अगर आपको बिंदु नहीं समझ आया, तीसरा पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो चिंता मत करिए, बस इसे रट लीजिए, पहले दो समझ आने महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक और सूचकांक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पर वह जो सूचकांक है ना, वह एक विशेष वस्तु के ही दाम वृद्धि को चेक करता है। ठीक है, और उसका नाम है आवास मूल्य सूचकांक। अब देखिए, आवास मूल्य सूचकांक क्या है? आवास मूल्य, नाम से ही पता चल रहा है कि आवास मूल्य सूचकांक चेक करता है जो घरों के दाम होते हैं, घरों के जो मूल्य होते हैं, उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो ये आपका मुद्रास्फीति का दर नहीं है, ये सिर्फ घरों के दामों पे ही केंद्रित है ना। पर इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि समाचारों में इससे संबंधित बहुत कुछ आया है। ठीक है, तो आवास मूल्य सूचकांक सिर्फ एक ही वस्तु पे अपना ध्यान केंद्रित करता है और वह है घर, घरों के दाम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति की दर नहीं, इसे मैं कहूंगा, जो हमने करा था ना मुद्रास्फीति के 4 मापदंड है, इसे मैं मुद्रास्फीति का मापदंड नहीं कहूंगा, क्योंकि मुद्रास्फीति तो मापती है औसतन सभी चीजों में कितने दाम वृद्धि हो रही है, ये तो सिर्फ घरों को देख रहा है। खैर, घरों के मूल्य महत्वपूर्ण है जानने। भारत देश में आवास एक तरह का मौलिक सिद्धांत है, एक मौलिक सिद्धांत कह रहा हूं, राइट है ना, हक है, मौलिक हक है ये आपका। तो इसीलिए जो आवास मूल्य सूचकांक है, हम इसे मापते इसलिए हैं कि भारत देश में क्या लोग खरीद पा रहे हैं घर या नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ना 2-4 चीजें आपने याद रखनी है। देखिए, आवास मूल्य सूचकांक मापता कौन है? तो उसे मापता है राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, यह मापता है। ठीक है, अच्छा, जो यह सूचकांक निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, आवास मूल्य सूचकांक, है ना, यह निकालता है एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक। और जैसे मैंने बताया, हर सूचकांक में आपको आधार वर्ष चाहिए, तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में आधार वर्ष था 2011-12। एचपीआई में, आवास मूल्य सूचकांक में जो आधार वर्ष है, बस ये याद रखिएगा, वह है 2017-18, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, आपके जो नोट्स होंगे वहां पे शायद लिखा हो 2012, 2011-12 कुछ ऐसा लिखा होगा, वो चेंज हो चुका है। अभी ही सरकार ने नया परिवर्तन लाया है कि जो एनएचबी द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जो आवास मूल्य सूचकांक निकाला जाता है, उस सूचकांक का जो आधार वर्ष होगा वह 2017-18 होगा, बस ये याद रखना। बाकी और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये क्या देख रहा होगा, ये जो घर हैं उनके दामों में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, उसे ही देख रहा होगा। ठीक है, चलिए, अब ये हमने मापदंड कर लिए, बहुत बड़ा विषय था ये। अब इनसे संबंधित कुछ और चीजें छोटी मोटी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अवधारणा होती है मूल मुद्रास्फीति की, जिसे हम कोर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कोर मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अब देखिए, कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? यदि मुद्रास्फीति में से हम खाद्य और ईंधन हटा दें, बाकी चीजों में मुद्रास्फीति हो रही है या नहीं हो रही, उसे अगर हम मापे तो हम कोर मुद्रास्फीति माप रहे हैं, मूल मुद्रास्फीति माप रहे हैं। तो कोर मुद्रास्फीति क्या होगी? मुद्रास्फीति के गैर खाद्य और गैर ईंधन घटक को कोर मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाता है। यानी कि यदि मैं इधर आ जाऊं तो इसमें से मैं खाद्य पदार्थ हटा दूं और आपके ईंधन और बिजली हटा दूं, यह दोनों चीजें जब मैं हटा दूं, बाकी चीजों में मुद्रास्फीति हो रही है या नहीं हो रही, यह हमें कैसे पता चलता है? कोर मुद्रास्फीति से या मूल मुद्रास्फीति से। यह आपने याद रखना है। अच्छा, मूल मुद्रास्फीति का एक और नाम है संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी इसे कहा जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, दो मैंने आपको मुद्रास्फीति बता दी, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन, प्रमुख मुद्रास्फीति जो सीपीआई संयुक्त को कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति जो गैर खाद्य गैर ईंधन पदार्थों में मुद्रास्फीति हो रही है नहीं, यह मापता है मूल मुद्रास्फीति, और इसे ही संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, अभी ना पिछले साल
एक और अवधारणा दी इकोनॉमिक भारतीय सरकार ने, ठीक है। अब भारत की सरकार पिछले साल से पहले निकालती थी प्रमुख मुद्रास्फीति, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई वगैरह वगैरह सारी चीजें निकालती थी और मूल मुद्रास्फीति भी निकालती थी। पिछले साल भारत की सरकार ने एक और अवधारणा दी जिसे हम कहते हैं परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति या रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। रिफाइंड कोर मुद्रास्फीति को रिफाइन कर दिया, परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति। अब परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए एक समस्या आ रही थी पिछले साल, उसी का निवारण के लिए परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति निकाली गई। कोर मुद्रास्फीति तो समझ आ गया आपको। अब देखिए यहां पे देखिए जो सीपीआई का उपभोग टोकरी है, सीपीआई की खाद्य पदार्थ इधर लिखे हैं और इधर ईंधन और बिजली लिखा है ना। जब हम इन दोनों को हटा देते हैं तो बाकी बची हुई सामग्री में जो अब हम मुद्रास्फीति देखते हैं तो उसे ही हम कोर मुद्रास्फीति कहते हैं, मूल मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। पर एक मुद्दा आ गया, देखिए यहां जो ईंधन लिखा है ना, इसमें पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है। देखिए जो आम उपभोक्ता है वह पेट्रोल डीजल किस चीज के लिए प्रयोग करता है, उसका वह प्रयोग करता है यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है ना। और ट्रांसपोर्टेशन जो है, यातायात जो है, वह विविध के वर्ग में आता है। यानी कि ये जो वर्ग है ना ईंधन और बिजली का, इसमें पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है। फिर किस चीज के दाम है, फायरवुड के दाम है, केरोसिन के दाम है, जो ईंधन एलपीजी के दाम है ना। एक आम उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर खरीदता है, वह भी ईंधन है, केरोसिन खरीदता है, वह भी ईंधन है। तो उनके दाम तो इधर लिखे हुए हैं ईंधन और बिजली में, ठीक है। पर पेट्रोल डीजल इस वर्ग में आता है, विविध के वर्ग में। तो जब आप कोर मुद्रास्फीति निकालते हैं तो आप इसे निकाल देते हैं, इसे निकाल देते हैं, पर पेट्रोल डीजल के दाम इधर रह जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से यातायात महंगा हो जाता है, और यातायात महंगा जब हो जाता है तो विविध वर्ग महंगा होता है, ये वाली कैटेगरी महंगी होती है ना। बनती है बात। तो पेट्रोल डीजल के दामों का असर पड़ रहा था कोर मुद्रास्फीति में, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आपने हटाए नहीं थे। आप तो सोच रहे थे कि ईंधन हटाने से पेट्रोल डीजल के दाम भी हट जाएंगे, बाकी चीजों में देखते हैं। पर पेट्रोल डीजल यातायात के वर्ग से छुपा बैठा था कोर मुद्रास्फीति में भी। कोर मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईंधन हटा दो, खाद्य हटा दो, उसके बाद देखो मुद्रास्फीति हो रही है नहीं। पर क्योंकि आपने हटाने के बाद भी यातायात नहीं हटा पाए आप, क्योंकि वह तो रखोगे कोर में, तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम वहां आ रहे थे। तो पेट्रोल डीजल के दाम आप हटाना चाहते हो, तो आपने निकाला परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति की अवधारणा। उसमें क्या होगा, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था, ये हटा, ये हटा। परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति में क्या होगा, इन दोनों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों को भी आपने हटा दिया, ठीक है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कोर मुद्रास्फीति है, क्या उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं? आप कहोगे हां। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य के दाम नहीं होते, कोर मुद्रास्फीति में केरोसिन, एलपीजी, ईंधन के दाम नहीं होते, पर पेट्रोल डीजल के होते हैं, क्योंकि वो विविध में आ जाता है, यातायात में आ जाता है, ठीक है। तो कोर मुद्रास्फीति में पेट्रोल डीजल के दाम है, पर परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, रिफाइंड कोर मुद्रास्फीति में नहीं है। क्योंकि रिफाइंड कोर मुद्रास्फीति आप कैसे निकालते हैं, कोर मुद्रास्फीति से पेट्रोल और डीजल के भी दाम हटा देते हैं, तब आपको रिफाइंड कोर मुद्रास्फीति मिलती है, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलो फिर नोट्स पढ़ना लेक्चर के बाद आवश्यक है, ये भूल जाएगा आपको सारा कुछ, इसीलिए जो कुछ भी आज पढ़ा है यदि समझ गए हैं तो नोट्स में पढ़िए इसे और रिवाइज करके इसे अपने दिमाग में गढ़ा लीजिए। भूल जाता है, अर्थशास्त्र ऐसा एक विषय है जो भूल जाता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है, कोई संशय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने मुद्रास्फीति के मापदंड कर लिए। मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति के मापदंड हमारा रह गया एक विषय, और
4 अवधारणाएं थी जो पिछले लेक्चर मैंने छोड़ दी थी, है ना। तो वो जो भाग 1 में 4 अवधारणाएं थी उन्हें पूरा कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले राजकोषीय बाधा, तो मैंने आपको बताया था राजकोषीय नीति के बात करेंगे, तो इसे छोड़ देते हैं। हाँ, आधार प्रभाव की बात करते हैं। अब देखिए, मुद्रास्फीति को हम मापते हैं मुद्रास्फीति दर से, और मुद्रास्फीति दर जो होती है वह पिछले साल के मुकाबले मापी जाती है ना। मुद्रास्फीति दर पिछले, हम प्रतिशत में ही मापते हैं मुद्रास्फीति को। अब देखिए, आधार प्रभाव क्या होता है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए 2007 में जो उपभोग टोकरी थी उसका था, या सीपीआई चल रहा था 100, 2008 में हो गया 120, और 2009 में हो गया 140, और ऐसे करते करते 20-20 रुपए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2007 से लेकर 2008 तक 20 रुपए से वृद्धि हुई है, पर यदि प्रतिशत में इसे निकालेंगे तो निकलेगी 20%। अच्छा, 2008 से 2009 में भी 20% से ही वृद्धि हुई है दामों में, पर प्रतिशत में, सॉरी 20% नहीं, 2008 से 2009 में 20 रुपए से ही वृद्धि हुई है, पर जब हम इसे प्रतिशत में निकालते हैं तो 16% आएगी। और उसके बाद भी देखेंगे 20 रुपए से ही वृद्धि हो रही है दामों में, फिर प्रतिशत आ रही है 14.29। अब ये क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको मुश्किल आ रही है। देखिए, मान लीजिए 2007 में चल रहे थे दाम 100 रुपए के, 2008 में हो गए 120 के, तो 2008 में मुद्रास्फीति क्या रहेगी आपकी, 20%। अच्छा, 2009 में 20 रुपए से ही दाम बढ़े, पर अब आपकी मुद्रास्फीति जब आप प्रतिशत में निकालेंगे तो 16.67% आएगी। अगले साल भी 20 रुपए से ही वृद्धि हुई है, पर जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 14.93 आएगा। अब देखिए, आपको नहीं लगता कि असल में देखा जाए तो 20 रुपए से ही दामों में वृद्धि हो रही है, पर प्रतिशत में जब हम निकालते हैं तो वो कम होता जा रहा है। और सरकार इसका क्रेडिट ले सकती है, सरकार कहेगी देखो हम मुद्रास्फीति दर घटाते जा रहे हैं, 20% थी पिछले साल, अब जैसी हमारी सरकार आई है 16 होगी और उसके अगले साल 14 होगी, तो हम तो काम कर रहे हैं, मुद्रास्फीति दर घटती जा रही है। पर ये तो आपको पता है कि असल में मुद्रास्फीति दर घट जरूर रही है, पर दामों में वृद्धि तो 20-20 रुपए से ही हो रही है ना। तो पिछले साल दामों में जो वृद्धि हुई थी 20 रुपए से ही हुई थी, उससे पिछले साल भी 20 रुपए से हुई थी, पर जब हम प्रतिशत में निकालते हैं तो कम आ रहा है ना। इसे हम कहते हैं आधार प्रभाव। पिछले साल के दामों का इंपैक्ट, असर पड़ता है प्रतिशत में इस साल की मुद्रास्फीति दर को, प्रतिशत में, है ना। दाम तो वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं पर प्रतिशत में कम आता जा रहा है, इसे आधार प्रभाव कहते हैं। कई बार क्या हो जाता है, पिछले साल इतने ज्यादा दाम बढ़ गए कि इस साल दाम नॉर्मल ही बढ़े, पर प्रतिशत में बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल इतने बढ़ गए थे कि आधार बेस इतना बढ़ गया था कि पिछले साल के मुकाबले प्रतिशत में आपको कम दिख रहे हैं। हो सकता है, मान लो पिछले साल बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए थे, ठीक है, अब इस साल दाम बढ़े हैं, अच्छे खासे बढ़े हैं, पर क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उसकी तुलना में इतने ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, तो प्रतिशत में आपको कम लगेगा। तो असल में दाम बढ़े हैं पर प्रतिशत में बहुत कम लग रहा है आपको, यह आधार प्रभाव है। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, उच्च आधार प्रभाव, निम्न आधार प्रभाव, पर वो हम बाद में करेंगे, याद रखना उसे, ठीक है। पर आधार प्रभाव की परिभाषा क्या है, पिछले साल के जो दामों में वृद्धि हुई थी उसका असर पड़ता है इस साल के दामों में वृद्धि, दामों की वृद्धि में प्रतिशत में जब हम देखें, ठीक है। यह एक अवधारणा है जो पिछले माप अवधि के दौरान उच्च या निम्न मुद्रास्फीति स्तरों के कारण वर्तमान मुद्रास्फीति दर में विकृति का कारण बनती है, कि आपको असल पिक्चर नहीं दिख रही है, असल में नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ है। आपको लग रहा है कि मुद्रास्फीति दर घटती जा रही है, पर असल में तो 20-20 रुपए से ही बढ़ोतरी होती जा रही है ना। इसे हम आधार प्रभाव कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति अंतराल। अब देखो मुद्रास्फीति अंतराल क्या है, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सरल सी अवधारणा है ये। देखिए, मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि भारत का
कुल उत्पादन का जो सामर्थ्य है वह है 100 रुपए का। जीडीपी की मैं बात करूं, मान लीजिए भारत की जो कुल क्षमता है, पूरा जोर अगर भारत लगा दे तो 100 रुपए का उत्पादन कर सकता है। पर ऐसा हो जाता है कई बार कि सरकार ने बहुत ज्यादा कर्जा लेके मांग बढ़ा दी। ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है कि भारत की कुल क्षमता वाली जो जीडीपी है वह 100 रुपए की है, पर भारत में मांग आ चुकी है 150 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं की। यानी कि कुल क्षमता 100 रुपए का उत्पादन करने की है, पर मांग हो गई 150 रुपए की वस्तुओं की। हो जाता है कई बार ऐसे, ठीक है, कि मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। तो यह जो 50 रुपए का अंतराल है, इससे क्या होगा? जब भी मांग ज्यादा होती है आपूर्ति से, तो मुद्रास्फीति होने लग जाती है ना। तो यह जो 50 रुपए का अंतराल है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति हो रही है, उसे हम कहेंगे मुद्रास्फीति अंतराल। तो यदि भारत की कुल क्षमता 100 रुपए के उत्पादन करने की है, पर मांग 150 रुपए की हो जाती है, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए आ रहा है, इसे हम कहेंगे मुद्रास्फीति अंतराल, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति होगी। और ये सामान्य रूप से या साधारण तौर पे पता कैसे हो जाता है? कई बार क्या होता है कि 100 रुपए का उत्पादन की तो आपकी कुल क्षमता है, पर सरकार ना बाहर से कर्जा लेके खर्च करना शुरू कर देती है। बाहर से आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले आती है और हिंदुस्तान में, भारत में उसे खर्च करने लग जाती है। तो बाहर से एक्स्ट्रा 50 रुपए ले आए और भारत में खर्च करने लग गए, तो 150 रुपए की मांग बढ़ा दी, 50 रुपए ज्यादा मांग बढ़ा दी सरकार ने। ठीक है, तो 100 रुपए की कुल क्षमता, 50 रुपए एक्स्ट्रा आपकी मांग हो गई, तो ये 50 रुपए क्या होगा? मुद्रास्फीति अंतराल। और ये आमतौर पे पता कब होता है? जब राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है। अब जब हम राजकोषीय नीति करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे, पर राजकोषीय घाटा जब ज्यादा होता है तो मुद्रास्फीति अंतराल होता है। मुद्रास्फीति अंतराल में मांग ज्यादा है, जो आपके उत्पादन क्षमता है पूरी अर्थव्यवस्था की, वह कम रह जाती है। ठीक है, इसके बिल्कुल उल्टा है अपस्फीति अंतराल। इसमें क्या होता है? मान लीजिए भारत में जो कुल उत्पादन की क्षमता है वह 100 रुपए की है, पर लोगों की इतनी हालत खराब है, मंदी जैसा दौर छाया हुआ है कि लोगों की मांग सिर्फ 60 रुपए की है। तो कुल उत्पादन 100 रुपए का है, पर मांग सिर्फ 60 रुपए की है, यानी 40 रुपए की वस्तुएं बिक नहीं पाएंगी। अब वो क्योंकि बिक नहीं पाएंगी तो उत्पादकों को उनका दाम कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने के वो पहले बेच रहे थे कोई खरीद नहीं रहा था, तो उन्हें दाम कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मांग ही नहीं है। तो जब आपकी कुल उत्पादन क्षमता 100 की है और मांग 40 रुपए पीछे है, तो ये जो 40 रुपए का जो अंतराल आ रहा है, इसे हम कहेंगे अपस्फीति अंतराल, क्योंकि इसकी वजह से अपस्फीति हो रही है, दाम कम करने पड़ रहे हैं उत्पादकों को। तो जब भी अपस्फीति अंतराल आएगा तो अपस्फीति होनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है मुद्रास्फीति अंतराल से मुद्रास्फीति अंतराल में मुद्रास्फीति होती है, अपस्फीति अंतराल में अपस्फीति होती है। ठीक है, और ये अमूमन तौर पे तब होता है जब राजकोषीय फायदा हो रहा होता है, लाभ हो रहा होता है, पर उस पे हम बाद में आएंगे। अभी आपको जो मुख्य तौर पे अवधारणा का मतलब है, अर्थ है, वह समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आखिरी 2 विषय उपविषय खत्म कर लेते हैं और उसके बाद पूर्णतः ये हमारा विषय समाप्त हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्रभाव और दूसरा होगा मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। बड़ा छोटा सा ही विषय है, ये उपविषय है, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अधिकतम चीजें थी मुद्रास्फीति के प्रभाव से संबंधित वो हम कर चुके हैं लेक्चर में ही। जैसे कि हमने करा था कि ऋणकर्ताओं को मुद्रास्फीति का नुकसान ज्यादा होता है, उधारकर्ताओं को मुद्रास्फीति होने से लाभ ज्यादा होता है, ये हमने कर लिया था। तो जितने भी निवेशक हैं, जितने भी लोग निवेश करते हैं, जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति होगी निवेशकर्ताओं को नुकसान होगा। याद है मेरे मित्र का उदाहरण, उसने मुझे बोला था कि 10% की धन वृद्धि तुझे मिलेगी क्योंकि आज 6% की मुद्रास्फीति है, तो तुझे फायदा होगा। पर यदि मुद्रास्फीति दर होती 15% की, तो मेरा ऐसी जगह पे निवेश करना जिससे मुझे 10% की धन वृद्धि हो रही है, क्या फायदेमंद होता? बिल्कुल नहीं। तो जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति होगी निवेशकर्ताओं को नुकसान होता है उससे। ठीक है, उधारकर्ताओं को फायदा होता है। अच्छा, मुद्रास्फीति के प्रभाव हम ये तो जानते ही हैं कि गरीब लोगों पे इसका ज्यादा असर पड़ता है, ज्यादा मुद्रास्फीति का
अगर हम तुलना करें अमीर लोगों से, अमीर लोगों पे मुद्रास्फीति का इतना असर नहीं पड़ता, गरीब लोगों पे ज्यादा पड़ता है, ये तो हमें पता ही है, इस बात से तो हम वैसे ही परिचित हैं। ठीक है, तो अमीरों पे कम असर होगा, गरीबों पे ज्यादा होगा, ज्यादा मुद्रास्फीति का। ठीक है, मुद्रास्फीति यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए, देखिए एक स्तर पे मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है क्योंकि उत्पादकों के लिए ये हर्ष और उल्लास का समय होता है कि उनकी चीजों के दाम अच्छे मिल रहे हैं तो वो बेचने शुरू कर देते हैं। पर यदि इस बाजार में मुद्रास्फीति कुछ ज्यादा ही हो जाए, विभिन्न कारणों से इतनी ज्यादा हो जाए कि अब उपभोक्ता वो चीजें खरीदने को तैयार नहीं है, तो जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति उत्पादकों को ही नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उनके चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई भी उपभोक्ता उन्हें खरीदना नहीं चाहता, है ना। तो बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति यदि हो जाए तो उत्पादकों को नुकसान है, परंतु सामान्य रूप से यदि मुद्रास्फीति बढ़ती जाए तो वह संकेत है एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का। वह हमने कहा था आर्थिक वृद्धि जितनी ज्यादा होगी मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी, जब हमने मांग जनित कारण किए थे, है ना। तो मुद्रास्फीति के यही प्रभाव हैं, यही कुछ प्रभाव हैं, यही कुछ प्रभाव आपके नोट्स में दिए होंगे, तो आप आसानी से उन्हें समझ लेंगे। तो पूरा हमें डिस्कस करने की, इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो जो आपके नोट्स में दिया होगा उसे बस आप एक बार ही पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, उसमें से कुछ नहीं समझ आता पूछ लेना, हम यहीं बैठे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। ये भी आपको पता है, ठीक है। जैसे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय विस्तार से हम अगले लेक्चर में ही करेंगे जब हम आरबीआई की बात करेंगे, क्योंकि आरबीआई को बोला जाता है और आरबीआई के अंतर्गत जो समिति है, मौद्रिक नीति समिति, उसको बोला जाता है कि आपको मुद्रास्फीति 6% से ज्यादा नहीं होने देनी, 2% से कम नहीं होने देनी। मैंने आज ही बताया, ठीक है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण का सबसे पहला उपाय जो है वह आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। और आरबीआई क्या करता है, मुद्रा आपूर्ति को में परिवर्तन लेके आता है। हमने करा था मांग जनित कारणों में कि एक तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मांग जनित मुद्रास्फीति कर सकती है। दूसरा, यदि हम मुद्रा का जो उत्पादन है वह बढ़ा दें, यदि हम मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दें तो भी मुद्रास्फीति हो सकती है, और यदि मुद्रा की आपूर्ति कम कर दें तो भी मुद्रास्फीति हो सकती है। अब मुद्रा की जो क्वांटिटी है, आपूर्ति है, उसे बढ़ाना या कम करने का काम आरबीआई का है। तो यदि कभी भी मुद्रास्फीति दर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो आरबीआई के पास कुछ ऐसे उपकरण हैं जिससे वह मुद्रा की आपूर्ति कम कर देता है और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। तो ये जो उपकरण है जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में और उसके बाद के लेक्चर में, ठीक है। तो एक तो उपाय ये होता है। दूसरा उपाय सरकारों के पास होता है। देखिए हमने करा था यदि सरकार जीएसटी बढ़ा दे तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो यदि मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही होती है तो सरकारों को बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष कर कम कर दें। यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से मुद्रास्फीति हो रही है, तो सरकारों को बोला जाता है कि पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज कर लगाया जाता है उसे कम कर दें, है ना। तो सरकारें भी मुद्रास्फीति नियंत्रित कर सकती हैं अप्रत्यक्ष करों के द्वारा। अच्छा, यदि सरकार प्रत्यक्ष कर, आयकर जैसे हो गया, औद्योगिक आयकर जैसे हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, यदि सरकार इनको बढ़ा दे तो ये जो कर हैं ये जब बढ़ जाएंगे तो आप लोगों के पास कम पैसा बचेगा। कम पैसा बचेगा तो आपकी मांग घटेगी, है ना। मांग घटेगी तो आप मुद्रास्फीति नहीं होगी, फिर तो दाम गिरने लग जाएंगे जब मांग ही घट जाती है ना। तो सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का उपयोग करके चेंज कर सकती है, परिवर्तन ला सकती है मुद्रास्फीति में। तो कुछ उपकरण सरकार के पास होते हैं, कुछ उपकरण आपके आरबीआई के पास होते हैं, दोनों के पास होते हैं। और यह दोनों उपकरण हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे अगले लेक्चरों में। तो यह अभी जो आपका टॉपिक है, यह जो उपविषय है, यह अधूरा ही रह गया क्योंकि आपको अभी पता नहीं आरबीआई की कार्यशैली क्या है, सरकारों की आर्थिक कार्यशैली क्या है, वो नहीं पता। तो जब वो हो जाएगा तो यह भी संपूर्ण रूप से आपको समझ आ जाएगा। अभी चाहे आप इसे ना पढ़ें, इसे छोड़ ही दें, विस्तार से हम करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी विषय हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज को करेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, एक एक चीज को करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया, और यदि कोई भी आपका डाउट है इस लेक्चर से संबंधित तो उसे प्लीज कृपया
आप उसे डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में उसे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी आपके डाउट्स का जवाब देना चाहता हूं। तो यदि आपको कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, जरूर पूछिएगा उसे। और यदि पसंद आया लेक्चर तो वो भी लिखिए, हमारी सराहना भी कीजिए, क्योंकि हम भी फिर उत्साहित होते हैं और फिर ही लेक्चर बनाते हैं। खैर, उस पर इतना जोर ना दीजिएगा, पर संशय और डाउट्स पे जरूर ज्यादा जोर दीजिएगा। खैर, चलिए फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा एक और विषय के साथ। धन्यवाद।